नमस्कार। विरासत कला मंच आपका स्वागत करती है। आज हम आपको ऐसी विरासत स्थल पर ले आए हैं और अवलोकन आपके दृश्यों का करा रहे हैं जो तीर्थ पावन कुंडेश्वर के नाम से विख्यात है। आज कुंडेश्वर में हमारे साथ बुंदेलखंड के जाने माने विख्यात कवि आदरणीय दुर्गेश दीक्षित जी और मनोवैज्ञानिक आदरणीय श्री आर के पुरोहित जी और बुंदेलखंड के जाने माने फोटोग्राफर श्री बद्री देवलिया जी हमारे साथ हैं और हम लोग यहाँ प्रकृति के बीच बैठ करके रूबरू होकर के एक मनोरम दृश्य का अवलोकन तो हम करा ही रहे हैं और एक ऐसे विषय पर आपसे रूबरू कराएंगे जो विषय एक रोमांचित होगा और एक सार्थक होगा। लीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये बहती हुई ये नदी है जो जमड़ा नाम से विख्यात है। कुंडेश्वर में जमड़ा नदी है जो बरसों से ये नदी अपने प्रवाह करती ही इस बुंदेलखंड के नाम का रोशन कर रही है। ये बहुत ही सुंदर नदी का आप अवलोकन कर रहे हैं और ये जो बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं। आदरणीय नमस्कार डॉक्टर भैया, डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित जी हैं जो बुंदेलखंड के जाने माने विख्यात कवि हैं और बहुत ही कहना चाहिए सहृदय हैं। आज 80 वर्ष की उम्र को पार करते हुए ये सतत क्रियाशील हैं रचना धर्मता में, साहित्य में और धर्म के साथ अपने जीवन के अंतिम ये 2 दशक कहते हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये 100 वर्ष पूरी आयु करेंगे। इस 2 दशक में भी ये रचना धर्मता करते हुए बुंदेलखंड का नाम रोशन करेंगे। आदरणीय दीक्षित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुंडेश्वर का बुनियादी नाम क्या है? असल में क्या है कि यहाँ टीकमगढ़ में महाराज प्रताप सिंह जी का शासन था जी और महाराज प्रताप सिंह को ये कुंडेश्वर का पूरा क्षेत्र बहुत प्रिय था जी। उसका मूल कारण क्या है कि उनकी 2 महारानियाँ, एक महारानी खिलिया वाली सरकार जी, छोटी सरकार थी जी और एक तिजारी वाली सरकार वृषभान कुंवर जी, दूसरे नंबर की उनकी महारानी थी। तो उनका सबसे ज़्यादा लगाव इस कुंडेश्वर क्षेत्र से रहा, इसलिए उन्होंने इसका भगवान कुंडेश्वर के नीचे वाला जो हिस्सा है जी, वहाँ एक गांव बसाया था अपने नाम से। उनका नाम था प्रताप सिंह जी और उन्होंने गांव का नाम रखा था प्रतापगंज। प्रतापगंज अपने नाम से गांव का नाम रखा प्रतापगंज जी। मैंने माइलस्टोन स्वयं देखा अपनी आँख से, उसमें लिखा था कि प्रतापगंज 0 जी, मैंने प्रतापगंज 0 है जी। फिर इसके बाद कुछ समय बाद उसका नाम कूड़ादेव जी, कूड़ादेव नाम रखा। उसका मूल कारण ये है कि जहाँ आज शंकर जी विराजमान है वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी थी जी, और उस पहाड़ी पर 10-20 घर का एक छोटा सा पुरवा था जी, और उस पुरवा में ज़्यादातर खटीक लोग निवास करते थे। एक खटीकन ओखली में धान कूट रही थी और धान कूटते कूटते उसकी ओखली खून से भर गई तो वो घबरा गई और वहाँ कूड़ा, एक और कूड़ा होता है, उसको औंधा कर और वो अगल बगल पूरा पड़ोस में गई और बोली समझ में नहीं आता, हम धान कूट रहे थे, इसमें खून कहाँ से आ गया। तो लोगों ने फिर आके कूड़ा उगाड़ के देखा तो उसमें से एक शंकर जी की पिंडी शिवलिंग दिखाई दिया। उन्होंने सब लोगों ने कहा अरे ये कूड़ा जो है, कूड़े के नीचे से वो अवतरित हुए है, इसलिए दूसरा नाम प्रतापगंज का कूड़ा देव रखा गया जी। अच्छा, ये जो प्रतापगंज था, हाँ, क्या उस प्रतापगंज में बस्ती रहती थी? कितने घर थे? क्या आपने उसको देखा है? आपका उस जमीन से क्या नाता है? हमारा ये नाता है कि हमारे पूर्वज जी, हमारे परिवार के लोगों का बहुत बड़ा मकान जी, उसी प्रतापगंज में था और महाराज वीर सिंह जी जेल में पूरा का पूरा गांव नगर
से ट्रैक्टर से आपका आपका मकान वहाँ था? हाँ, हमारा मकान तो था। आपका जन्म कहाँ हुआ? हमारा जन्म तो इसमें नहीं हुआ। यहाँ से जब वो मकान पूरा गिर गया जी और ध्वस्त हो गया, जी तो ध्वस्त होने के बाद हम लोग भाग के जी हमको उस मकान के बदले में जगह दी गई और उन्होंने जो सिद्ध का बगीचा इस समय है, जहाँ संजू यादव का बगीचा है, जी वहाँ रहने के लिए स्थान दिया गया। वहीं हमारे पिताजी का विवाह भी हुआ और वहीं हमारा जन्म भी हुआ। बहुत ही अच्छी बात अभी आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित जी ने आपको बतलाई कि कुंडेश्वर का कुंडेश्वर के नाम के साथ साथ उसका दूसरा नाम भी है, जहाँ बस्ती थी, जहाँ महाराज ने जिसको विकसित भी किया था। आप ये अवलोकन कर रही हैं, कुंडेश्वर की जमलान नदी बहती हुई अपनी इतिहास की गाथा को गाती हुई बह रही है, प्रवाहमान हो रही है। आदरणीय मनोवैज्ञानिक हमारे बुंदेलखंड के जाने माने आदरणीय श्री आर के पुरोहित जी हैं, जो बीटीआई में वाइस प्रिंसिपल रहे हैं। तो मैं आज आपको उनसे रूबरू करा रहा हूँ। आदरणीय सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताएं आप कि आज के समय में मनोविज्ञान विषय क्या ह्रास हो गया है? ये मनोविज्ञान विषय है क्या, और इस मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत आज की प्रासंगिकता क्या महसूस करते हैं आप? सच पूछा जाए तो मनोविज्ञान विषय पढ़ने का नहीं है, जी सोचने समझने का और दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखने का मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में केवल लोगों की दृष्टि में ऐसा कहा गया है, यह मन का विज्ञान है। मन नाम की कोई चीज नहीं होती। व्यवहार को देखते हुए, बातचीत को देखते हुए व्यक्ति ये सोच लेता है कि इसकी धारणा क्या है, इसका विचार क्या है, इसका सोच क्या है। इस हिसाब से एक तरह से भविष्यवाणी कर देता है कि इसका व्यक्तित्व आगे चल के कैसा होगा, क्या करना चाहता है, इसकी रुचि क्या है, इसका व्यक्तित्व क्या है। ये सारे मामले मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज कि मनोविज्ञान की एक शाखा नहीं है केवल मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान है, समाज मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है, अपराध मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है। तो अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत अलग अलग विचार, अलग अलग चिंतन और अलग अलग अध्याय उसके होते हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति अध्ययन करके उसी हिसाब से निर्णय लेता है। मनोविज्ञान विषय से सामाजिक चेतना कहाँ तक सरोकार रखती है? सामाजिक चेतना मनोविज्ञान में कहाँ तक प्रासंगिकता रखती है? समाज के क्षेत्र में वैसे तो ऐसा सोचना चाहिए, हर व्यक्ति मनोविज्ञान जानता है। समाज में, घर में, परिवार में, राष्ट्र में, देश में व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आकर जब बातचीत करता है तो दूसरे के मन की भावनाओं को समझ लेता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में, जिसको लोग मनोविज्ञान कहते हैं, आपस में चर्चा करने के बाद एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये सारी बातें समाज में एकता स्थापित करती है, और अगर इसमें कहीं विघ्न बाधाएं पैदा हो जाएं तो उसके परिणाम उल्टे निकलते हैं। आपका आशा ये है कि एक नैसर्गिक रूप से मनोविज्ञान होती है, नैसर्गिक प्राकृतिक जो मानस में रहती है, और एक किताबी मनोविज्ञान है। तो नैसर्गिक और किताबी मनोविज्ञान का जो अंतर संबंध है या इनके बीच जो खाई है, दूरी है, वो क्या है? किताबी मनोविज्ञान अलग चीज है, व्यवहारिक मनोविज्ञान अलग चीज है। व्यवहारिक मनोविज्ञान में अनेक प्रकार के परीक्षण होते हैं, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण, तमाम प्रकार के परीक्षणों के आधार पर फिर जो परिणाम निकलते हैं, उस परिणाम के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित कर दिया जाता है। जी, आज मनोविज्ञान विषय प्रायः लुप्त सा होता जा रहा है विद्यालयों में और स्कूलों में, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? कारण ये है कि मनोविज्ञान विषय तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका भविष्य या तो आसमान पर है
या बिल्कुल पूरी तरह जमीन पर है। जी बीच में जी जो आज मनोविज्ञान पढ़ लेता है उसको या तो बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, बहुत अच्छे स्थान पर अपना स्थान बना लेता है। तो दूसरी चीज कि अगर उसको कुछ नहीं मिला तो जमीन पर खड़ा है ही, इसलिए इसका स्कोप मिलिट्री में, एजुकेशन में अब आ गया है। विद्यार्थियों के व्यवहारों को देखते हुए उनकी कुशलताओं को उभारने के लिए माँ बाप से संपर्क करके उनको सलाह दी जाती है। हमारा भी पहले स्कूल में काम हुआ था। स्कूल में हमारा काम था विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। तो विद्यार्थियों की रुचि को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर उनके भविष्य के बारे में उनके टीचर्स को और माँ बाप को संकेत कर दिया जाता था। अब आजकल ये विषय जुड़ गया है विशेष रूप से शिक्षा से, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा में से अगर मनोविज्ञान निकाल दिया जाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। एक तरह से ये मान के चलिए कि व्यक्ति से प्राण निकाल दीजिए तो केवल स्केलेटन रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का आधार हो गया है। आज मुझे रिटायर्ड हुए लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी, लेकिन तब से लेके आज तक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में वो पोस्ट आज भी खाली है। आजकल मनोविज्ञान के जानकार, उसके ज्ञाता लोगों का बहुत ही अभाव है देश में। जी जी जी, निश्चित तौर से आपने जो कहा है कि आज मनोविज्ञान के शिक्षकों का देश में अभाव है। और मनोविज्ञान, यदि मनोविज्ञान को आप प्राण के रूप में मानते हैं शिक्षा में, जिस तरीके से शिक्षा से आप इस संबंध में, प्राण के संबंध में आप स्पष्ट करें। आपने बोला कि ये प्राण है, आत्मा है मनोविज्ञान, इस संबंध में थोड़ा स्पष्ट करें आप। मनोविज्ञान सोल है, आत्मा है। मनोविज्ञान शुरू में कहा गया मन का विज्ञान है, जी नहीं, शुरू में कहा गया था आत्मा का विज्ञान है। जी आत्मा है या नहीं है, जी धीरे धीरे ये विषय फिलोसफी में चला गया, दर्शन शास्त्र में। जी तो आत्मा का प्रमाण नहीं मिल पाया लोगों को। जी तब एक मैक्डुगल एक नाम का मनोवैज्ञानिक था, उसने कहा आत्मा के स्थान पर मन मान कर चलेगी। अब आप देखिए, हम यहाँ खड़े हैं, जी मेरा मन इस समय मेरे परिवार में है, आप यहाँ खड़े हैं, आपका मन कहीं और होगा। आप इंटरव्यू साक्षात्कार तो ले रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होंगे। यहाँ हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, इनके मन में विचारधारा कुछ और हो रही है। तो जो मन में आता है व्यक्ति उसी धारणा के अनुसार व्यवहार करता है। धीरे धीरे मनोविज्ञान आजकल व्यवहार का मनोविज्ञान हो गया है और व्यवहार को देखते हुए व्यक्ति व्यवहार का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के बाद में फिर अपनी बात कहता है व्यक्ति के बारे में। निश्चित तौर से आदरणीय पुरोहित जी ने जो कहा कि आज जो मनोविज्ञान है वो व्यवहारिक स्टेज पर आ गई है, व्यवहारिक धरातल पर चल रही है। पुस्तकों का और शिक्षा में मनोविज्ञान का ह्रास हो रहा है। निश्चित तौर से उन्होंने जो मनोविज्ञान विषय पर अपने सारगर्भित उद्बोधन दिए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। लीजिए, मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ बुंदेलखंड के जाने माने फोटोग्राफर, चित्रकार आदरणीय श्री बद्री प्रसाद जी देवलिया। मैं आपको उनसे रूबरू कराते हुए कुछ प्रश्न रखूँगा। देवलिया जी नमस्कार। नमस्कार भाई। देवलिया जी, आपका फोटोग्राफर के क्षेत्र में किस उम्र में आना हो गया था? मेरा फोटोग्राफर करीब 15 साल की उम्र से ही मैंने फोटोग्राफी का तो ये आपको लगाव था या किसी ने आपके पारिवारिक रूप से आपको किसी ने इस लाइन में लाने का एक उपक्रम किया? नहीं, इसमें मेरे पिताजी और भाई का योगदान रहा। जी जी। मेरे पिताजी CID इंस्पेक्टर थे जी। उन्हें फोटोग्राफी का कुछ काम उन्होंने अपने हाथ में लिया और उन्हें लगा कि ये काम अच्छा है और उन्होंने हमें, भाई और हमें, इस काम में जो है। अच्छा, आप ये बताएं, आपने देश के चर्चित महान नेताओं या दार्शनिकों या लेखकों, ऐसे कौन से लोग रहे हैं जिनकी आपने फोटोग्राफी की है? मैंने इंदिरा गांधी जी टीकमगढ़ में आई जब जी करीब 80 में, जी। तब उनकी फोटोग्राफी की। अटल बिहारी आडवाणी जी जी। और आपके
नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है मंचों पर रहने वाले नेता हैं। इसके अलावा जो है जितने भी मुख्यमंत्री सुंदर यहाँ हुए, वीरेंद्र सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और आपके राजमाता सिंधिया जी का भी कवरेज किया। इसके अलावा जो है शिवराज सिंह का कवरेज किया, उमा भारती का कवरेज किया, अनेकों जो है। इसके अलावा जो है ऐतिहासिक फोटोग्राफी में हमने टीकमगढ़ जिले के जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं उनको सबसे पहले मैंने लोगों के सामने रखा, जो लोगों को मालूम ही नहीं थे। जैसे तो फोटोग्राफी एक आदमी की आंखों में है और अंतर केवल इतना है कि फोटोग्राफी कैमरा और दिमाग के ऊपर चलती है। जो है ये एक ऐसा वो है कि इसमें जो है एंगल का काम रहता है। क्या आपने इस संबंध में प्रशिक्षण लिया किसी से? मैंने प्रशिक्षण नहीं लिया, मैंने स्वतः जो है बहुत मेहनत की और उसमें जो है हमेशा मेरा निशान अर्जुन की तरह रहा। क्या बात। मैंने जिस व्यक्ति, जिस जगह, जिस स्थान और धार्मिक, साहित्य, समाज में जहाँ भी काम किया, अपना एक स्थान और लक्ष्य पक्का रखा। मैंने भी देखा है कि जितने भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर के ओरछा के हो, चाहे खजुराहो के यहाँ या टीकमगढ़ में कभी सम्मेलन हो या रचनात्मक आयोजन हो, उनमें आपकी बुंदेली में कार्यक्रम हुए। जी, बुंदे चबंदू के कार्यक्रमों में भी आपने बहुत ही असगरी बाई की जी वगैरह वगैरह बहुत से तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं उनको आपने कैद किया है अपने कैमरे में, और इस कैद करने के लिए हम अपने कैमरे में आपको कैद करके गौरवान्वित हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय श्री बद्री देवलिया जी, जिनकी कलाकृति और फोटोग्राफर आज बुंदेलखंड में जानी जाती है। और आज यहाँ पुण्येश्वर आकर के हम लोगों ने ये प्रकृति के बीच आनंद तो लिया ही है, और हमने आपके समक्ष ये अपने नगर के मूर्धन्य साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक और कलाकार, फोटोग्राफर आदरणीय सभी से रूबरू आपको कराया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर देना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।